हेलो स्टूडेंट्स, नीट 2023 रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद अब बारी है काउंसलिंग प्रोसेस की। हम सभी को बेसब्री से इंतज़ार है कब एमसीसी नोटिफिकेशन जारी करेगा फॉर काउंसलिंग प्रोसीजर। इस वीडियो में हम इसी चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसीजर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, द फी स्ट्रक्चर एंड द वेबसाइट दैट यू नीड टू नो फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर द काउंसलिंग प्रोसेस, right? So before that, before the counseling process, you need to know that there are basically two types of counseling. One is from all India quota and the other is from state quota, right? इस वीडियो में हम बात करेंगे MBBS BDS नर्सिंग कोर्स की काउंसलिंग की बात कर रहे हैं। बेसिकली MCC कराता है और स्टेट कराता है। MCC के लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा इस साइट पे, दैट इज mcc.nic.in। स्टेट वाइज कोटा के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो स्टेट वाइज कोटा की हर स्टेट की अपनी डिफरेंट वेबसाइट्स होंगी। इस वेबसाइट्स का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में हम शेयर करेंगे। आप वहां पे जाके जिस स्टेट को आप बिलोंग करते हो उस स्टेट की वेबसाइट ओपन करके आप उस वेबसाइट के थ्रू रजिस्ट्रेशन कर सकते हो फॉर काउंसलिंग, राइट बच्चों? आगे बात कर लेते हैं। बेसिकली अगर हम MBBS BDS की काउंसलिंग की बात करें, 4 राउंड्स में काउंसलिंग आपकी कंप्लीट होती है। राउंड 1, राउंड 2, मॉपअप राउंड एंड स्ट्रे वैकेंसी राउंड। इन्हीं राउंड्स को हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करने वाले हैं, तो प्लीज बने रहिए हमारे साथ टिल द वेरी एंड टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग इफ यू रजिस्टर फॉर काउंसलिंग ईदर अंडर ऑल इंडिया कोटा और इन स्टेट कोटा। तो अब बात कर लेते हैं कि सबसे पहला प्रोसेस क्या रहेगा। देखो, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन फीस डिपॉजिट करनी पड़ेगी। आगे आने वाले स्लाइड्स में फीस की भी बात करेंगे, राइट? एंड देन आपको अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से कॉलेजेस सिलेक्ट करने पड़ेंगे एंड यू हैव टू लॉक द कॉलेजेस ऑल्सो विद रेफरेंस टू योर प्रेफरेंसेस। इन केस आप किसी भी वजह से लॉक करना भूल गए हो कॉलेज के, तो फिर आप क्या करोगे? आप पूछोगे कि मैम तो क्या हम वो रजिस्ट्रेशन हमारा बेकार चला जाएगा? नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। अगर आप किसी भी वजह से लॉक करना भूल गए हो तो MCC खुद उस प्रेफरेंस के हिसाब से आपका कॉलेज लॉक कर देगा। बट हम वाइजली इस रजिस्ट्रेशन को फिल करेंगे, तो कोशिश करो, मेक श्योर कि आप प्रेफरेंसेस को सिलेक्ट करने के बाद लॉक करना ना भूलें। फर्स्ट यू गो फॉर रजिस्ट्रेशन, पे द फीस एंड देन फिल योर चॉइसेस अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंसेस एंड देन लॉक द कॉलेज इमीडिएटली, ठीक है? सपोज कर लेते हैं राउंड 1 में आपको सीट अलॉट हो गई, ये सारा प्रोसेस करने के बाद, ठीक है? राउंड 1 में आपको जब सीट अलॉट हो जाएगी तो आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज में रिपोर्ट करना पड़ेगा एंड आपका सीट पक्की हो गई। सीट पक्की कब होगी? जब आप उस कॉलेज में रिपोर्ट करोगे फॉर अलॉटेड सीट, ठीक है? अब यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है, आप उस कॉलेज तक रह सकते हो। मान लो आपको लगता है कि मैं इससे बेटर कॉलेज में भी जा सकता हूं, तो आप एग्जिट कर सकते हो। आप देख रहे हो मैंने जानबूझ के ये बात यहाँ पे क्यों लिखी है, ऑप्शन फॉर फ्री एंट्री एंड एग्जिट। आप यहाँ पे आपको लगता है कि आप किसी बेटर कॉलेज में भी एप्लीकेबल हो सकते हो फॉर राउंड 2, तो आप यहाँ से एग्जिट मार के अगेन आप न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर राउंड 2। तो एक्चुअली जो बच्चे रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं फॉर राउंड 1, दे नीड नॉट टू रजिस्टर अगेन फॉर राउंड 2, राइट? दे कैन डायरेक्टली एंटर इनटू राउंड 2। लेकिन जो बच्चे राउंड 1 में रजिस्टर नहीं कराए हैं, जो किड्स नहीं किए हैं राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन, उनको राउंड 2 के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर राउंड 2। दोज कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ये बात ध्यान रखेंगे, इन राउंड 1 नीड नॉट टू बी रजिस्टर्ड अगेन। तो जो बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ राउंड 1 में, दे विल रजिस्टर देमसेल्फ फॉर राउंड 2, ठीक है? सेम प्रोसेस है, फिलिंग अप द फ्रेश चॉइसेस फॉर ऑल इज मैंडेटरी फॉर राउंड 2। लाइक आप राउंड 1 में भी चॉइस फिल किए थे, लेकिन अब आप राउंड 2 में जाना चाहते हैं, राउंड 1 से एग्जिट किए हैं, तो आप राउंड 2 के लिए अगेन फ्रेश चॉइसेस फिल करोगे अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से और उसके बाद उसको लॉक भी करोगे। जो बच्चे डायरेक्टली राउंड 2 में आए हैं, सेम प्रोसेस उनके लिए है, अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से कॉलेज सिलेक्ट करोगे एंड देन लॉक करोगे, राइट? तब आपको क्या होगा, राउंड 2 सीट अलॉटमेंट। मान लेते हैं आपको राउंड 2 में सीट अलॉट हो गई एक पर्टिकुलर कॉलेज में जिसमें आपने प्रेफरेंस डाली थी, ठीक है? रिपोर्ट टू दी अलॉटेड कॉलेज। अगर आपको सीट अलॉट हो चुकी है राउंड 2 में, तो आप पर्टिकुलर कॉलेज में जाके अपने अलॉटेड सीट को रिपोर्ट करोगे, क्योंकि अगर आप नहीं रिपोर्ट करते हो, सीट को वैकेंट माना जाएगा और किसी और को दे दी जा सकती है सीट। तो बिफोर आफ्टर द अलॉटमेंट यू हैव टू रिपोर्ट टू द पर्टिकुलर कॉलेज फॉर द पर्टिकुलर सीट, ठीक है बच्चों? अब बात कर लेते हैं आफ्टर द सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग फॉर द ऑल इंडिया कोटा सीट्स, द स्टूडेंट्स हु टेक
admission in all India quota seat should not be allowed permitted to vacate seat. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको बहुत वाइजली चूज करना है. जब आप राउंड 2 में किसी भी प्रेफरेंसेस को भरते हो तो बहुत वाइजली आप इसको चूज करेंगे, बिकॉज वंस यू गेट द सीट इन राउंड 2 from all India quota, you cannot exit from the college. Reason is कि अगर आप exit करते हो फिर आपका एडमिशन कहीं नहीं है. आपको राउंड 2 में अगर सीट अलॉट हो जाती है, आपको वो सीट आप उसको वैकेट नहीं कर सकते. अगर आप वैकेट करते हो तो फिर आपका कोई कॉलेज नहीं है. इसलिए जब आप प्रेफरेंसेस भरते हो राउंड 2 में जाके अपने कॉलेज का, इट शुड बी वाइजली चूजन कि आपको क्या लगता है कि आपको कौन से अच्छा कॉलेज मिल सकता है. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्रेश न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर मॉप अप राउंड. नाउ ये उन बच्चों की बात है कि जो बच्चे राउंड 1 में भी सीट नहीं ले पाए, राउंड 2 में भी सीट नहीं ले पाए, उनके लिए फिर थर्ड राउंड दैट इज मॉप अप राउंड इज देयर. मॉप अप राउंड के लिए आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी. देखो राउंड 2 में अगर तुम्हें सीट मिल गया तो तुम उसको सीट को वैकेट नहीं कर सकते, तुम राउंड 2 में रुक गए. इन केस राउंड 1 और राउंड 2 में बच्चों को सीट नहीं मिला, अगेन दे हैव टू रजिस्टर देमसेल्व्स for mop-up round. Filling up fresh choices for all is mandatory for mop-up round. सभी के लिए ज़रूरी है कि आप अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से अपनी चॉइस भरें कि कौन सा कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाह रहे हो, डिपेंडिंग ऑन योर रैंक एंड योर स्कोर. उसकी वो बहुत ज़रूरी है. अगेन एंड देन लॉक इट. ठीक है, सीट अलॉटमेंट एंड रिपोर्ट टू द अलॉटेड कॉलेज. तो जब आपको अगर कोई सीट मिल जाती है मॉपअप राउंड में, आपको सीट पर्टिकुलर कॉलेज को, जिस भी कॉलेज में आपको सीट मिल रही है, आपको उस कॉलेज में रिपोर्ट करना पड़ेगा दैट एक्चुअली द सीट विच इज अलॉटेड टू यू, यू हैव रिपोर्टेड. अगर तुम रिपोर्ट नहीं करते हो, सीट विल बी कंसिडर्ड एज वैकेट सीट. ये बात ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट आ जाते हैं वैकेट सीट ड्यू टू नॉन ज्वाइनिंग एंड नॉन रिपोर्टिंग. वही बात जो मैंने आपको बताई कि अगर आपको अलॉट हो गई एक पर्टिकुलर सीट और आपने रिपोर्ट नहीं किया तो फिर वो सीट वैकेट मानी जाएगी और वो सीट फिर किसी और को दे दी जाएगी. बेसिकली वो सीट फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी में चली जाएगी, विल बी सेंट बैक टू दी डीम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी. ये ध्यान रखेंगे बात. स्ट्रे वैकेंसी राउंड फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटी. स्ट्रे वैकेंसी मीन्स कि आपको सीट अलॉट हुई थी मॉपअप राउंड में, लेकिन आप किसी भी वजह से आप रिपोर्ट नहीं कर पाए, तो वो सीट खाली मानी जाएगी और फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी के पास चली जाएगी और वो सीट को कोई और स्टूडेंट ले सकता है. समझ आई बात बच्चों? तो ये कुछ कंप्लीट प्रोसेस है काउंसलिंग का फॉर राउंड 1, राउंड 2, मॉपअप राउंड एंड स्ट्रेट वैकेंसी सीट. ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से इस चीज़ को मानेंगे. अब ध्यान रखें, देखो ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ मैं आपको विद रेफरेंस टू दी साइट गिवन इन दी MCC. तो हम बिल्कुल मेडिकल कमीशन काउंसलिंग कमेटी की बात कर रहे हैं, उसके रेफरेंस के हिसाब से सारी इन्फॉर्मेशन है ये. आपको यही प्रोसीजर फॉलो करना है एज सून एज दी MCC ओपन्स डेट फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग. ठीक है, अब बात कर लेते हैं फीस की. अब देखो कुछ हिस्सा ऐसा होता है फीस का जो कि नॉन रिफंडेबल होता है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, और कुछ अगर आप रजिस्ट्रेशन के वक्त डिपॉजिट करते हो तो रिफंडेबल होता है. लेकिन अब रिफंडेबल का भी एक क्राइटेरिया है, उस बारे में हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे कि कौन से पॉइंट पे आप विथड्रॉ करते हो सीट जो आपकी फीस रिफंडेबल है. फिलहाल बात करते हैं कि कितना फीस आपका नॉन रिफंडेबल है और कितना फीस आपका रिफंडेबल है. ठीक है, विच इज डिपॉजिट एज सिक्योरिटी. ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी की बात करें. अगर आप ऑल इंडिया कोटा से एंट्री ली है आपने किसी कॉलेज में, तो आपकी INR फीस क्या है? इट इज़ 1000 फीस, है ना. अगर आप ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन लिए हो किसी पर्टिकुलर कॉलेज में, 15% रिजर्व्ड इन एवरी कॉलेज, वी नो दैट. तो अगर आप उसके बेसिस पे गए हो, 1000 आपको यहाँ पेड करना है विच इज़ नॉन रिफंडेबल. ये बात ध्यान रखेंगे. एंड आपको 10,000 रुपये फीस और पे करने हैं विच इज़ रिफंडेबल एंड डिपॉजिट एज सिक्योरिटी फी. तो यानी कि टोटल आपको कितना फी पे करना है अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में हो, दैट इज 10,000 प्लस 1,000, दैट मीन्स टोटल 11,000 आपको पे करना है, जिसमें से कि आपका 10,000 रिफंडेबल है. लेकिन ये रिफंडेबल का भी क्राइटेरिया बच्चों देखना पड़ेगा. MCC ने बहुत अच्छे से अपनी साइट पे दिया हुआ है कि आप कौन से स्टेज पे विथड्रॉ करना चाह रहे हो, देन ओनली इट विल बी रिफंडेबल. अब बात कर लेते हैं
डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करें, अनरिजर्व कैटेगरी के हो, जनरल कैटेगरी के हो, तब तुम्हें प्राइवेट के लिए 5,000 डिपॉजिट करना है विच इज़ नॉन रिफंडेबल, और आपको रिफंडेबल अमाउंट क्या है 2 लाख, यानी कि टोटल आपको 2,05,000 पे करना है फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रिजर्व कैटेगरीज की, जैसे कि SC ST OBC PWD। तो इसमें आपका इनिशियल आपको जो नॉन रिफंडेबल फी है इट इज़ 500, राइट, और आपका जो रिफंडेबल फी है इट इज़ 5,000। ये मैं बात कर रही हूँ आपसे गवर्नमेंट कॉलेज की। पहली कैटेगरी में भी मैंने आपसे जो बात की थी 10,500 की, इट इज़ फॉर गवर्नमेंट कॉलेज, 2,05,000 फॉर जनरल कैटेगरी फॉर दी डीम्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो हम अगर रिजर्व कैटेगरी की बात करें 500 प्लस 5,000, टोटल आपको कितना करना है पे 5,500, जिसमें से कि 500 इज नॉन रिफंडेबल, 5,000 इज रिफंडेबल। अगेन मैं वही बात कहूँगी, क्राइटेरिया है कि किस बेसिस पे आपको फी रिफंड मिल सकता है। सो दिस इज फॉर गवर्नमेंट कॉलेज। अब बात कर लेते हैं प्राइवेट की, तो आपका इनिशियल 5,000 प्लस 2 लाख, यानी टोटल 2,05,000 आपको पे करना है फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटी। सो दिस इज द इनिशियल फी स्ट्रक्चर विच यू हैव टू पे एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब देखो ये थोड़ा सा क्राइटेरिया ही कि कहाँ पर कौन से कॉलेजेस में दिस इज देयर इज कम्प्लीटली ऑल इंडिया कोटा, 100% सीट आपको ऑल इंडिया रैंक पे मिलेगा, या फिर 15% सीट्स ऑल इंडिया रैंक पे मिलेगा, बाकी 85% इज स्टेट कोटा। मान लेते हैं आप राजस्थान के हैं या यूपी के हैं, तो आपका एक पर्टिकुलर कॉलेज में आप एडमिशन लेते चाहते हो, तो अगर आपके पास उस स्टेट का यानी कि यूपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो ही आप एलिजिबल हो 85% कोटा एडमिशन के लिए, जो कि उस कॉलेज का स्टेट कोटा है। ठीक है बच्चों, तो अब सबसे पहला पॉइंट 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स MBBS BDS सीट्स ऑफ स्टेट्स, मतलब कि ये है कि 15% आपका किसी भी स्टेट में 15% ऑल इंडिया रैंक से आपको एडमिशन मिलेगा, एंड देन बाकी 85% आपको स्टेट कोटा पे मिलेगा। दूसरी बात कर लेते हैं 100% MBBS BD सीट्स ऑफ BHU ओपन, यानी कि BHU में जितनी भी सीट्स हैं वो आपको 100% ऑल इंडिया रैंक पे मिलेगा, इसमें आपका स्टेट कोटा नहीं चलेगा। एम्स ओपन सीट्स 100% MBBS सीट्स ऑफ एम्स अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस इंडिया जितने भी एम्स हैं 100% सीट वहाँ पे आपको ऑल इंडिया रैंक पे मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ ऑल इंडिया कोटा चलता है, स्टेट वाइड कोटा नहीं चलेगा। देन जिपमर ओपन, जिपमर में भी यही चीज़ है, और 100% सीट्स इज एक्चुअली ऑल इंडिया रैंक पे। AMU ओपन सेम इज द केस हियर, 100% सीट्स इज ऑल इंडिया रैंक पे मिलेगा। फिर बात कर लेते हैं 15%, अब जैसे DU है, इंद्रप्रस्थ है, VMMC है, ABVMC है, ESIC है, इन सब में आपको 15% यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा सीट्स है 15% यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा सीट्स हैं, बाकी 85% इज बेसिकली फॉर इन विद रेफरेंस टू स्टेट कोटा। सेम इज द केस है ESIC की बात करें तो यहाँ पर भी आपको 15% ऑल इंडिया कोटा पे मिलेगा, बाकी रिमेनिंग 85% स्टेट कोटा पे मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब देखो एक रिजर्वेशन पॉलिसी भी है फॉर द रिजर्व कैटेगरीज, है ना, कि देखो रिजर्व कैटेगरी यानी हम बात कर रहे हैं कि अगर मान लो किसी स्टेट में, यूपी की बात कर लेते हैं, यूपी स्टेट में 15% ऑल इंडिया कोटा पे एडमिशन है आपका, 85% यूपी कोटा पे एडमिशन है, क्योंकि मैं यूपी की बात कर रही हूँ, तो उस 15% में आप उस 15% में इतना परसेंट रिजर्व है फॉर द रिजर्व कैटेगरी, बाकी रिमेनिंग इज फॉर द जनरल कैटेगरी, राइट। तो कितना एससी के लिए रिजर्व है 15%, एसटी के लिए 7.5%, ओबीसी के लिए 27%, ईडब्ल्यू इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 10%, पीडब्ल्यूडी के लिए 5%, यानी कि अमंग द 15% इतना परसेंट इज रिजर्व फॉर द रिजर्व कैटेगरी, बाकी बचा हुआ ऑल इंडिया कोटा इज फॉर जनरल कैटेगरी। ठीक है बच्चों, अब बात कर लेते हैं, देखो ये तो हमने बात की थी एमबीबीएस एंड बीडीएस कोर्स की ना, नर्सिंग भी आपका एमसीसी और स्टेट वाइड कोटा ही कंडक्ट कराता है, ठीक है, उसकी काउंसलिंग भी एमसीसी ही कंडक्ट कराता है, तो इसमें बेसिकली वही पूरा प्रोसीजर चलेगा जो आप एमबीबीएस और बीडीएस में अभी हमने डिस्कस किया। ओनली लेफ्ट वन थिंग इज, इंस्टेड ऑफ 4 राउंड्स देयर इज 5th राउंड, देयर इज 1 मोर राउंड विच इज सेकेंड मॉपअप राउंड, यानी कि इस केस में हमने बात की थी कि अगर मॉपअप राउंड में कोई बच्चा अपना ज्वाइनिंग नहीं कर पाता है किसी वजह से, तो वो सीट वैकेंट हो जाती है और फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी के पास चली जाती है, और उस राउंड को हम स्ट्रे वैकेंसी राउंड बोलते हैं ना। यहाँ पर पे आने के बाद भी अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी कोई किसी भी वजह से बच्चा नहीं ज्वाइन कर पाया, आफ्टर द कंप्लीट अलॉटमेंट बच्चा रिपोर्ट नहीं कर पाया, तो वो दैट सीट विल फॉल अंडर द सेकेंड मॉपअप राउंड, तब वो सीट वैकेंट होगी, किसी दूसरे बच्चे को मिल सकती है बेस्ड ऑन द रैंक एंड द स्कोर।
ठीक है बच्चों, तो आई गेस तुम लोग को बात समझ आई होगी कि MBBS, BDS और नर्सिंग के लिए आपका पूरा प्रोसेस क्या रहेगा। बेसिकली 4 राउंड्स होते हैं फॉर MBBS, BDS। नर्सिंग की बात करें तो 1 राउंड और उनके लिए अवेलेबल है। तो आई गेस पूरा प्रोसेस समझ में आएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने जितना भी इन्फॉर्मेशन आपको दिया है, इट इज़ विद रेफरेंस टू MCC, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। तो बच्चों अब डेस्परेटली हम लोग वेट कर रहे हैं कब नोटिफिकेशन आएगा MCC की तरफ से। मोर ओवर वी आर थिंकिंग दैट बाय द एंड ऑफ द जून आपका रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग शुड बी ओपन। So just we are waiting for this. That's all. Stay tuned.